नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां नगर निकाय चुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक है। तो ये आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में संगठन मंत्री, तीनों महामंत्री मौजूद रहेंगे। 3 लोकसभा क्षेत्रों अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र की बैठक होगी, जहां सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, जहां तीनों लोकसभा क्षेत्रों अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र की ये बैठक होगी और सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जल्द ही प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले, ऐसे में बीजेपी नगर निगम चुनाव को लेकर के अहम बैठक करने जा रही है। आपको बता दें कि ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो नगर निकाय चुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में होगी। बैठक में संगठन मंत्री, तीनों महामंत्री भी रहेंगे मौजूद। 3 लोकसभा क्षेत्रों अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र की ये बैठक होगी। तो चंडीगढ़ से ये अहम जानकारी, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होगी। तो वही बैठक में संगठन मंत्री, तीनों महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। 3 लोकसभा क्षेत्रों अंबाला, कुरुक्षेत्र की ये बैठक होगी। साथ ही आपको बता दें कि सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो नगर निगम चुनाव को लेकर के रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। क्या कुछ आगे नगर निगम चुनाव जो प्रदेश में होने हैं उसको लेकर के बीजेपी ये बैठक करने जा रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। वहीं इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जल्द ही जो है बैठक होने वाली है, किस वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में जो है ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक के अंदर जो है नगर निकाय चुनावों को लेकर जो है मंथन किया जाएगा और साथ ही इस बात पर भी मंथन किया जाएगा कि क्या बीजेपी और जेजेपी जो नगर निकाय चुनाव है वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे या किस तरीके से इस चुनावों को जो है वो रूपरेखा तय की जाएगी। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, इस बैठक में संगठन महामंत्री और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद है। जी रवि, ये भी जानना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर की अहम बैठक होने वाली है, तो ओपी धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में होगी। इसके अलावा और कौन कौन बड़े नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे? जी, जिस तरीके से जागृति हमने आपको बताया कि संगठन महामंत्री जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर हम बात करें कमलेश ढांडा की, वो यहाँ पे मौजूद है, वेदपाल यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम जितने भी वरिष्ठ जो मंत्रीगण है भारतीय जनता पार्टी के, तमाम मंत्रीगण जो है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में खास तौर पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार नगर निकाय चुनावों की रूपरेखा को तय किया जाएगा कि आखिरकार बीजेपी और जेजेपी जो है वो इकट्ठा चुनाव लड़ेगी या किस तरीके से चुनावों को जो है वो लड़ा जाए। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि बहुत से ऐसे जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों के अंदर जिस तरीके के नतीजे आए, उन नतीजों के मद्देनजर जो है क्या समीकरण बनेंगे, किन समीकरणों के तहत जो है वो चुनाव लड़े जाए, इस पूरे तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल रवि, इस बैठक में जो है निकाय चुनाव जो है वो अहम मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा और क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर बैठक में चर्चा की जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें बीजेपी और जेजेपी का, सबसे अहम मुद्दा तो यही रहेगा कि बीजेपी और जेजेपी जो है वो नगर निकाय चुनाव इकट्ठा होकर लड़ेगी या नहीं। साथ ही साथ इस तरीके से अगर हम बात करें वार्ड लेवल की, बूथ लेवल की, तो बूथ लेवल पर क्या कुछ कार्य जो है वो किए जा चुके हैं, किन कार्यों को जो है वो अभी तक जो है वो हाल ही में जो है वो करना जो है शेष रह गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें, अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ था, उस बजट के अंदर भी नगर निकाय चुनावों और ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर जो है खासी तवज्जो दी गई थी कि इस तरीके से जो हमारी छोटी सरकारें हैं इनको किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट जो है बनाया जा सके, ताकि वो अपने खर्चे जो है अपने स्तर पर निकाल सके। इसको लेकर पहले से ही काफी मंत्रणा जो है वो की जा चुकी है। बजट से पूर्व जो है बजट, इस तरीके का बजट एलोकेट करना, और उसके बाद आज जब जो है इस महीने के अंत तक जो है चुनावों की डेट जो है वो निकल कर सामने आ सकती है कि आखिरकार किस डेट को जो है वो चुनाव लड़े जाएंगे। तो उसके मद्देनजर जो है काफी अहम ये बैठक जो है वो देखी जा रही है। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही अगली बड़ी खबर आ रही है बहादुरगढ़ से, जहां 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। तो हत्या कर शव को खाली प्लॉट में फेंका गया है। आपको बता दें कि लगातार अपराधियों की जो है वो हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं, जहां 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या करके उसको खाली प्लॉट में उसका जो है शव भेज दिया गया। आपको बता दें कि 10 साल के मनीष की रूप में मृतक की जो है वो पहचान हुई है, जहाँ बच्चे की मासूम बच्चे की हत्या करने के बाद शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया गया है।
तो वही बच्चे के शव को जलाने की भी कोशिश की गई है और अर्जली अवस्था में जो है वो शव मिला है। तो 10 साल के मनीष की रूप में जो है वो मृतक की पहचान हुई है। तो बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जो आज 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या करके उसके शव को एक खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। तो वही बच्चे के शव को जलाने की भी कोशिश की गई है और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 10 साल के मनीष के रूप में मृतक की पहचान हुई है। तो घर से खेलने के लिए बच्चा निकला था, जिसके बाद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। तो हत्या के बाद शव को एक खाली प्लॉट में फेंक दिया, जहां बच्चे के शव को जलाने की भी कोशिश की गई और अधजली अवस्था में बच्चे का शव मिला है। तो मृतक की पहचान 10 साल के मनीष के रूप में हुई है। दस साल के मनीष के रूप में मृतक की पहचान हुई है। घर से खेलने के लिए बच्चा निकला था और प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है, ये आपको वो भी सुनवा देते हैं। तो 10 साल के मनीष के रूप में मृतक की पहचान हुई है। घर से खेलने के लिए ये रात की करीब बात है, 7:30-8 बजे के समय एक मनीष नाम का बच्चा है जिसकी 10 साल उम्र है और यहीं लाइन पार्क के इलाके का रहने वाला है। इसके बारे में पता चला था कि ये गुमशुदा हुआ है। पुलिस को करीब 9:30-10 बजे के दौरान इसमें इत्तला मिली। रात में पुलिस की टीम ने और जो इलाके के बच्चे थे, परिवार के लोग थे, उनके साथ में तलाशी शुरू की। तो रात में आसपास के इलाकों में तलाशी की गई और रात में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था संबंध। सुबह जो यहाँ से करीब 1-2 एकड़ का बीच का इलाका है, उसमें एक सुनसान पड़े प्लॉट के अंदर से एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि पहले उसको किसी चीज़ से वार करके उसको मारा गया है। काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी। उसके बाद में उसके आसपास जितने कूड़ा करकट पड़ा था उसको ऊपर रख के जलाने की कोशिश की गई है। तो अभी हमारी एफएसएल की टीम ने उसको एग्जामिन किया है। डेड बॉडी को रिमूव करा के पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं और इलाके में जितनी जगह है उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे को चेक करके उसके वेयरअबाउट्स की। वहीं चंडीगढ़ में खेलों के फर्जी ग्रेडेशन का मामला है। आपको बता दें कि सर्टिफिकेट मामले में खेल मंत्री संदीप सिंह का बयान सामने आया है। खेल मंत्री ने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट के से कितने लोगों की नौकरियां जो है वो चली गई है, इसकी जांच विजिलेंस के जरिए की जा रही है। वहीं हरियाणा खेल विभाग ने ग्रुप डी के तहत फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी लेने वाले 18 जिलों की लगभग 900 खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिसे लेकर खेल विभाग की तरफ से खिलाड़ी और अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी का भी सर्टिफिकेट जाली होने का संदेश आता है तो इस बारे में विभाग को भी सूचित करें। इतने पर भी अगर कोई अभी भी फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी विभाग को नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें मेन हमारा फोकस यही था कि इसमें जितने भी डी ग्रेड के जो हमारे सर्टिफिकेट बने हैं उसमें अगर कोई फर्जी ऐसा जिसने सर्टिफिकेट बनवा कर फेडरेशन से और अप्लाई किया और बनवाया है, उसको अगर कोई कंप्लेंट करता है और उस कंप्लेंट के बिहाफ पर हम उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। अगर किसी ने बनवाया है गलत तो अपने आप वो ड्रॉप कर ले। और सेकेंडली इसमें पारदर्शिता के साथ चलेंगे और जिनका हक है और जो खेले हुए हैं उनको उनका हक मिले। देखिए पहले दिशा ऐसे निर्देश नहीं थे। पहले जो थी वो सिर्फ ग्रेडेशन के लिस्ट जारी हुई थी। अब इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं और इस स्ट्रिक्टनेस में जो फर्जी, चाहे वो फेडरेशन के कई लोग हैं या कोई ऐसा है जो सिर्फ ग्रेडेशन की माध्यम से अपने आप को अपना घर चला रहा है, पैसे बना रहा है, उसको हमारा मेन माध्यम है। वहीं जिन पीपीपी का काला कारनामा सामने आया, जिसमें एक परिवार के लड़के की सालाना आय 5 अरब और लड़की की आय को 1 करोड़ बताया गया है। तो ये आपको ये भी बता दें कि जबकि इनके पिता मजदूर हैं और उनकी आय मात्र 36,000 रुपए है। वही बेटी सोनिया पीपीपी के कारण सक्षम योजना का फॉर्म नहीं भर पा रही है। इतना ही नहीं, बेटा 12वीं के बाद आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन पीपीपी के कारण दाखिला नहीं हो पाया। पीड़ित भीम सिंह का कहना है कि वो कैंसर का मरीज है, उसे इलाज में 1.5 लाख का लाभ मिलना था, लेकिन पीपीपी की वजह से लाभ नहीं मिल पा रहा। पीपीपी के चलते गरीब परिवार को किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं की और लगातार ऐसा ही चलता रहा तो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। जी, ये फैमिली आईडी है जी, इसके अंदर दिक्कत आ रही है। पहले तो मेरी इनकम की जो सर्टिफिकेट के अंदर 36,000 रुपये की थी जी,
और अब दोबारा किसी ने SC वाले का कसूर कहूँगा जी, उसने किसी प्रकार से मेरी फैमिली आईडी को ले गया था जी। जो हमारे ये मनरेगा में हम काम करते हैं, मैं अभी भी, और वो हमारी असली जो सिग्नेचर वाली फैमिली आईडी ले गया था जी। जो यहाँ का मेट है शमशेर सिंह, उसने शायद मेरी जी मतलब उसने, क्योंकि मेरा पैमाइश पे भी कई बार झगड़ा सा हो गया था, और घरवाले से पूछ भी लो जी, ले गया था वो, या तो उसके करवाया गड़बड़ लग गई जी मैंने फिर ये फैमिली आईडी में। जी मेरा नाम है सोनिया, मैंने अभी इसी साल MSc ज्योग्राफी से की है जींद यूनिवर्सिटी से, और मेरी फैमिली आईडी में इनकम 1 करोड़ दिखा रखी है, और मेरे भाई की इनकम दिखा रखी है 5 अरब। और इस मैं ना तो आगे एडमिशन ले पाई इसके कारण। मैंने B.Ed में एडमिशन लेना था, तो ना तो उसमें B.Ed में उस छात्रवृत्ति का मैं लाभ ले पाई, और मेरे भाई ने भी छात्रवृत्ति के फार्म भरने थे, ना वो ले पाया उसका लाभ। उसने आगे एडमिशन लेना था, ना उसमें एडमिशन ले पाया। और मेरे पापा ने जी आगे दवाइयाँ का खातर उसमें फैमिली आईडी है जी, वो भी नहीं मिल पाया हमारा। तो जी इस फैमिली आईडी के कारण घनी सारी दिक्कत आ रही है। वहीं बवानीखेड़ा में भीषण सड़क हादसा होने से टल गया मामला शहर थाना क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के पास का है। आपको बता दें कि जहां एक भीषण सड़क हादसा होने से टल गया, जहां हांसी से चारा भरकर तोशाम बलियाली की ओर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली की पीछे से आ रही आइसर कैंटर से ओवरटेकिंग में टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। और गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। वहीं दोनों वाहन सवार भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं ट्रॉली पलटने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। तो बवानीखेड़ा में ये भीषण सड़क हादसा होने से टल गया, जहां कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। तो वहीं आपको बता दें कि हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। रेवाड़ी के गांव दखोरा के रहने वाले किसान अनिल कुमार ने प्रदेश भर में अपनी सब्जी उत्पादन में गुणवत्ता का डंका बजाया है, जिसे लेकर करनाल के घरौंडा में आयोजित हुई 3 दिवसीय सब्जी एक्सपो में अनिल कुमार को प्रथम स्थान दिया गया। जानकारी के मुताबिक अनिल कुमार 7 एकड़ में जैविक खेती करते थे। वहीं कृषि मंत्री JP दलाल के साथ ही इजरायल दूतावास से आए बहुत से मेहमानों ने भी वहां पे पहुंचे थे। और आपको बता दें कि इजराइल से आए मेहमान भी अनिल कुमार की सब्जियों के मुरीद हो गए। लोगों की माने तो किसान अनिल कुमार ने जैविक खेती में जो मुकाम हासिल किया है वह अन्य किसानों के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित हूँ और बड़ी गर्व की बात है। दूसरा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को इसके लिए प्रेरणा दी और इसके लिए सहयोग किया। डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल, मिसिज ममता अग्रवाल फ्रॉम गुड़गांव। मैं जैविक खेती करता हूँ 2017 से 7 एकड़ में। मेरा प्रोडक्शन ठीक था और जैविक पे सरकार का भी वो है। दूसरा, हरी बीमारियाँ होती है फर्टिलाइज़र केमिकल खाने से, तो लोगों को चाहिए स्वास्थ्य चाहिए, पैसे की तरफ नहीं देखते। तो जैविक अगर सब्जी खाने को या खाने के कोई भी चीज़ स्वास्थ्य ठीक रहे, इम्यूनिटी ठीक रहे, तो इसलिए लोगों को ज़रूरत है, तो इस वजह से सम्मानित किया।
खबर चरखी दादरी से है, जहां पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया गया। बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। खास बात यह है कि चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने लोगों को फूल देकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। वही आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने अनोखे अंदाज में बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों को फूल देकर नियमों का पालना करने के प्रति जागरूक किया। ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश का कहना है कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि यातायात नियमों का पालन करते हुए दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। आपको बता दें कि इस दौरान विशेष जागरूकता रैली भी आयोजित की गई। डीजीपी हरियाणा की तरफ से और हमने आज अपने एसपी महोदय से और उनको अपने ये कार्यक्रम में प्रोग्राम में बुलाया और जो भी लोग हैं आज है उनके चालान नया करके हम उनको अवेयरनेस कर रहे हैं भाई विदाउट हेलमेट चले ना चलें। और जिसके लिए हम ये कह रहे हैं कि उनको आज समझाया कि भाई घर से जब निकलो अपना हेलमेट लगा के निकलें और कभी ड्रिंक ड्राइव करके ये चीज़ें गाड़ियाँ ना चलाएँ और जो भी रोड से अगर कोई एक्सीडेंट हो तो लोगों की मदद करें। तो सड़क सुरक्षा के प्रति पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि चरखी दादरी की तस्वीरें है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने लोगों को फूल देकर यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और इसके अलावा जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिसकर्मी लोगों को जागरूक करते नजर आए। तो वही पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया, जिस दौरान उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चरखी दादरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क सुरक्षा के प्रति पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया है। बास नगर पालिका का दर्जा समाप्त न हो, इसके लिए सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों ने सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जहां ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। पूर्व सरपंच रोशनलाल शर्मा ने कहा कि 3 साल पहले गांव बास को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। उस समय किसी ने भी विरोध नहीं किया था, लेकिन 2 महीने पहले कुछ लोग नगर पालिका का दर्जा समाप्त करवाने के लिए धरने पर बैठ गए और वहां पर हल्के के विधायक रामकुमार गौतम और शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कंवल गुप्ता, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पहुंचकर नगर पालिका का दर्जा समाप्त करने की घोषणा की थी। ग्रामीणों को सरकार से मांग है कि बास नगर पालिका का दर्जा खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बास का विकास नहीं हो पाएगा। नगर पालिका बास के कुछ लोगों द्वारा उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने नगर पालिका बास को जो कि त्यों रखने की मांग की है और इसे पुनः ग्राम पंचायत ना बनाने की डिमांड रखी है। जी, हमारे 4-5 दिन पहले हरियाणा सरकार के मंत्री और जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री तीनों बास मंडी में आए धरने पे, जो नगर पालिका को तोड़ने के लिए धरना था उस पे आए। उन्होंने अपने संबोधन में घोषणा की कि हमने नगर पालिका बास का दर्जा खत्म करवा दिया। हमारे को बिल्कुल ये बात हजम नहीं हो रही कि भाई नगर पालिका का दर्जा ऐसे कैसे खत्म हो गया। उसका एक प्रोसेस और विधान होता है, ये बगैर प्रोसेस के विधि विधान के तोड़ी गई है। हमारे को दर्द हुआ इस बात में और उसको लेके हम डग्गी में बास 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। एसडीएम साहब का ज्ञापन सौंपा कि भाई जैसे नारायण की नगर पालिका बढ़िया तरीके से चल रही है, ऐसे बास की नगर पालिका भी बढ़िया तरीके से चलाया जाए, न कि राजनेताओं के बुकामा आके न बास को बर्बाद किया जाए। बास के 35 करोड़ रुपए पे रामकुमार गौतम मुरली मार के बैठ गया। वो विकास होना था बास में और सरकार ने 35 करोड़ रुपए भेज रखे थे, लेकिन इसने अपने विधायक अपने की पावर दिखा के ना वो 35 करोड़ रुपए नारायण में लेना चाह रहा है, बास को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। पिछले 2.5 साल से एक एमएलए है गौतम, बास में इसने 1 रुपए का भी काम करवाया तो हमारे को बता दो। पूरा गांव हाजिर है, पूरा गांव में जाके पता कर लो। जब गौतम ने 1 रुपए का काम करवाया तो बास नगर पालिका में, अब हमारे काम होने शुरू होने थे
चुनाव नजदीक थे, चेयरमैन बनता, एमसी बनते, 6 हमारे बीसी एससी बीसी भाई एमसी बनते, उसके पेट में दर्द हो गया। अगर भाई ये तो चौधर हमारी निकलने जा रही है। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।